तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करो सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो अपने राजस्थान की ज्योग्राफी का बड़ा प्यारा सा टॉपिक चल रहा था जो पूरा होने वाला है, जिसका नाम है राजस्थान का भौतिक विभाजन। इस राजस्थान के भौतिक विभाजन में हमने पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश को भी कंप्लीट कर लिया है, और इसके अंदर मैंने बताया था कि अरावली से चोटियों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपने देखा एओ का एग्जाम हुआ था कल परसों ही, और उसके अंदर भी अरावली की चोटियों से सीधा सीधा सवाल आ गया। मैंने यही कहा था कि अरावली की चोटियों को आपको याद रखना है। उसमें सवाल पूछा था कि 1000 मीटर से जो कम ऊंचाई वाली चोटियां हैं या ज्यादा ऊंचाई वाली चोटियां हैं उनका आपको क्रम बताना है, क्योंकि अरावली की चोटियों की आपको ऊंचाई भी ध्यान होनी चाहिए, तभी आप उस सवालों को सही कर पाओगे। ठीक है सर। 4 भागों में बांटा था, 2 भाग हमने कंप्लीट कर लिए, तीसरा भाग आज अपन कंप्लीट कर देते हैं जिसका नाम है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और कल अपना ये हाड़ौती का पठार वो कंप्लीट हो जाएगा। बस कल आपका ये भौतिक विभाजन वाला टॉपिक का कंप्लीट हो जाएगा। राजस्थान की ज्योग्राफी का सबसे बड़ा टॉपिक है ये, सबसे बड़ा टॉपिक। इतनी क्लास से किसी टॉपिक की नहीं होंगी जितना बड़ा ये टॉपिक है। तो आज अपन इसकी चर्चा करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश की। सर ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है क्या सर? नदियों द्वारा बनाया गया प्रदेश है ये। जहां जहां नदियां बहती है ना, वो जो मैदानी क्षेत्र बन गया उसको हमने नाम दे दिया पूर्वी मैदानी प्रदेश। मैदानी मतलब इस क्षेत्र के अंदर नदियां बहती हैं भाई। ठीक है सर। इसका ढाल है ना वो पूर्व दिशा में है। ये राजस्थान का मैप आपको दिखाई दे रहा है? हाँ सर। जितनी भी नदियां जाएंगी सारी की सारी नदियां इस दिशा में जाएंगी। चंबल जाएगी तो ऐसे जाएगी, सर बनास जाएगी तो ऐसे जाएगी, बाणगंगा जाएगी तो ऐसे जाएगी। जितनी भी नदियां पूर्वी मैदानी प्रदेश में जाएंगी सारी की सारी नदियों का ढाल किधर होगा? पूर्व दिशा में होगा। इसका नाम यह पूर्वी मैदानी प्रदेश। सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है ये। जनघनत्व का मतलब है कि यह राजस्थान के 23% भाग पर है, लेकिन इसमें 39% जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनघनत्व है मतलब क्षेत्रफल तो है कम और लोग ज्यादा निवास करते हैं। सीधी सी बात है, क्यों निवास करेंगे? क्योंकि यहां से नदियां बहती हैं। हमारे इस मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर 61% क्षेत्रफल है, लेकिन जनसंख्या 40% ही निवास करती है। भाई साहब 61% क्षेत्रफल रख रहा है, फिर भी 40% जनसंख्या है। और यहां पर देखो 23% क्षेत्रफल में भी 39% जनसंख्या निवास करती है। सर इतनी ज्यादा जनसंख्या कैसे हुई? क्योंकि जहां पर नदियां होंगी वहां पर लोग तो रहेंगे। जैसे हम सभ्यता पढ़ेंगे इतिहास में, तो जितनी भी सभ्यता विकसित हुई है सभी सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई है। भी आप अभी वहां पर रहना पसंद करोगे जहां पर पानी हो। हालांकि अपने मरुस्थल में लोग रहते हैं, लेकिन ये रहकर खुश थोड़ी हैं। बेचारों के पास में पानी नहीं, लेकिन फिर भी रहना पड़ता है भाई। और अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। ये सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है। ओ मरुस्थल क्या, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला। इसके अलावा इस पूर्वी मैदानी प्रदेश को हम खादान का कटोरा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि ये प्रदेश सबसे ज्यादा उपजाऊ है, और अगर मिट्टी उपजाऊ है तो खेती भी बढ़िया होगी, कृषि भी अच्छी होती है। इसलिए पूर्वी मैदानी प्रदेश को खादान का कटोरा भी कहा जाता है। भी जहां पर नदियां बहेंगी, नदियां अपने साथ में जलोढ़ मिट्टी लेकर आती हैं, जो खेती के लिए सबसे बढ़िया होती है। और जहां पर पानी होगा वहां पर तो खेती बहुत शानदार होगी, वहां पर तो अनाज भी अच्छा होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? खादान का कटोरा भी कहते हैं। तो सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, और आज की क्लास में हम पूर्वी मैदानी प्रदेश को कंप्लीट कर देंगे। मुझे ये बताओ कि मैप को देखकर इस पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल हो सकते हैं? अगर मैं यहां से शुरू करूं ना सर, यहां पे देखो अलवर हो जाएगा, अलवर से खैरतल तिजारा निकला है। सर फिर इधर देखो भरतपुर हो जाएगा, सर भरतपुर से डीग निकला है। सर जयपुर हो जाएगा, जयपुर से कोटपुतली बहरोड निकला है। इसके बाद में सर यहाँ पे धौलपुर हो जाएगा, करौली हो जाएगा, सवाईमाधोपुर हो जाएगा। मैप को देखकर तुम आराम से बता सकते हो। ठीक है सर, भीलवाड़ा हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, थोड़ा सा इधर से डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र हो जाएगा। ये जिले इस पूर्वी मैदानी प्रदेश में आते हैं। सर पूर्वी मैदानी प्रदेश क्या है? नदियों द्वारा बनाया गया क्षेत्र ही क्या है? पूर्वी मैदानी प्रदेश है।
इसमें चंबल, बनास, बाणगंगा, माई नदी बहती हैं, तो इनके द्वारा कोई ना कोई मैदान बनाया जाएगा, उसे हमने नाम दिया है पूर्वी मैदानी प्रदेश। चलो भाई आगे। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहां से क्वेश्चन बढ़ने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन फिर भी अपने को ध्यान रखना है कि भाई कौन कौन से जिले आते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान तो होना चाहिए। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया यार, पूर्वी मैदानी में कौन सा जिला आते हैं, हाड़ौती में कौन से जिले आते हैं, हाड़ौती से तो पता नहीं कितनी बार सवाल आया, हाड़ौती के पठार में कौन से जिले शामिल हैं, लेकिन यहां से बहुत कम संभावना बनती है, क्योंकि हाड़ौती के पठार में तो ले दे के 4 ही जिले शामिल हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है, तो वहां से तो सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि भाई साहब को 4 ऑप्शन मिल जाते हैं ना, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का कौन सा है कौन सा नहीं है, तो वहां से तो अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन यहां से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन से जिले आते हैं, लेकिन एक दो बार पढ़ लेना, अगर मैप ध्यान में होगा तो आराम से वैसे भी तुम इनको सही कर दोगे क्या। ठीक है सर, ये मैंने सारे के सारे बता दिए, अलवर है, कोटपुतली, बहरोड है, खैरतल, तिजारा, डीग, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। है क्या सर? नदियों द्वारा बनाया गया मैदानी प्रदेश ये क्या है? पूर्वी मैदानी प्रदेश है। तो पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा, माही नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ या दोमट मिट्टी से बना है। जब नदियां बहती हैं तो नदियां अपने साथ में मिट्टी लेकर जाएंगी, ये तो नॉर्मल सी बात है। जैसे मान लो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा सर ये कोई नदी बह रही है, तो नदी के पास में जो मिट्टी पाई जाती है ना उसे हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। भाई नदी के पास में अगर आपको मिट्टी मिलेगी तो उपजाऊ मिट्टी मिलेगी, बंजर मिट्टी तो मिलेगी नहीं। तो ये नदियों द्वारा लाएगी मिट्टी से जो मैदान बन गया उसको हमने क्या नाम दे दिया? पूर्वी मैदानी प्रदेश नाम दे दिया। कौन कौन से नदियां पड़ेंगे अपना? चंबल है, बनास है, बाणगंगा है, माई है। ठीक है, चलो आगे। ये नॉर्मल सी मैंने प्रारंभिक बातें बताई हैं। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ या दोमट मिट्टी से बना है। अगली विशेषता है कि सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग है। राजस्थान के 4 भौतिक विभाग हैं। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश उपजाऊ नहीं है, बारिश ही नहीं होती, बंजर मिट्टी मिलती है। मिट्टी तो खूब सारी है, क्षेत्रफल खूब सारा है, लेकिन बारिश ही नहीं होती, जमीन का करें क्या? हमारे उधर खूब आपको 100-100 बीघा जमीन मिल जाएंगी, लेकिन जमीन काम ही नहीं आती। अगर पूर्वी मैदानी प्रदेश में 10 बीघा है ना तो भी भाई साहब माला माला आदमी, क्योंकि पानी वाला क्षेत्र है, फसल अच्छी होती है। उपजाऊ भौतिक विभाग है, जहां पर नदियां बहेंगी वहां की तो मिट्टी उपजाऊ मिलेगी, तो सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? खादान का कटोरा भी कहते हैं। अनाज खूब सारा होता है इस क्षेत्र में, खूब सारा अनाज होता है। अनाज तभी होता है जब बारिश हो या फिर नदियां हो, पानी हो, पानी के बिना तो अनाज होगा नहीं। तो यहाँ पर तो खूब सारी नदियां बहती हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? खादान का कटोरा भी कहते हैं। इसका ढाल पूर्व की ओर है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। ये अपना राजस्थान का मैप है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूर्व है। तो इस पूर्वी मैदानी प्रदेश में जितनी भी नदियां बहती हैं सारी की सारी पूर्व दिशा में बहती हैं। और एक बात मैंने बताई थी कि नदियां हमेशा ढलान की तरफ बहती हैं। नदी का पानी उधर ही जाएगा जिधर ढलान होगा। हमने पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का ढलान पढ़ा था, दक्षिण पश्चिम की तरफ है, क्योंकि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में नदियां ऐसे बहती हैं भाई। लूणी देख लो, घग्गर देख लो, तो इसका ढाल पूर्व की ओर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भाग है, 23% भाग के ऊपर भी 39% जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की, इसलिए हम क्या कहते हैं? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भाग है। ठीक है, नॉर्मल सी बातें। बताओ यहां तक किसी के कोई चीज समझ में नहीं आई तो? अब इस पूर्वी मैदानी प्रदेश को हमने 4 भागों में बांट दिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंबल बेसिन, वही 4 नदियां पढ़ेंगे अपन। फिर चंबल बेसिन क्या है? जहां जहां चंबल नदी बहती है उसके द्वारा कोई मैदान बनाया जाएगा, तो वही क्या है? चंबल बेसिन है। अच्छा, ऐसे ही बेसिक से पढ़ाया करो। तू 40 रुपए क्यों खर्च कर दिया? मैं बेसिक से ही पढ़ाने ला रही हूँ भाई। हाँ, अच्छा, कमेंट के लिए कर दे, कोई बात नहीं। तो चंबल बेसिन, जहां जहां से चंबल नदी बहती है ना और उसकी सहायक नदियां, उनके द्वारा कोई ना कोई मैदान बनाया जाएगा, वो क्या? चंबल बेसिन है। चंबल नदी कहां पर बहती है? सर कोटा में भी बहती है, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में भी बहती है। सर कोटा हमने लिया नहीं है, क्यों नहीं लिया? क्योंकि कोटा हाड़ौती के क्षेत्र में आ जाएगा, इसलिए कोटा को हमने शामिल नहीं किया।
चंबल बेसिन मतलब चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो निर्मित मैदान होगा उसके हमने नाम दे दिया चंबल बेसिन। अब जैसे मान लो आपको फोटो में चंबल नदी दिखाई दे रही है, यहां से चंबल नदी बहेगी, इसकी सहायक नदियां भी होंगी। सर कौन कौन सी सहायक नदियां चंबल की, वो अपने नदियों के अंदर पड़ेंगे। चंबल नदी कहां से निकलती है, कहां पर जाकर समाप्त होती है, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, वो सारी की सारी बातें अपन नदियों के अंदर पढ़ लेंगे। लेकिन चंबल नदी बहेगी तो इसके द्वारा कोई ना कोई मैदान बनाया जाएगा, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, चंबल बेसिन नाम दे दिया। सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में चंबल नदी के द्वारा निर्मित मैदान क्या है, चंबल बेसिन है। और बताओ सर इस चंबल बेसिन की क्या विशेषता है। चंबल नदी किसी ने देखी है क्या? अगर वास्तव में आपको चंबल नदी देखने ना, आप जाओ करौली धौलपुर की तरफ, वहां पर आपको ऊंची ऊंची आकृतियां मिलेंगी चंबल नदी की, जैसे आपको एक फोटो में दिखाई दे रहे ना। चंबल नदी वास्तव में इतनी शांत नहीं है। हाँ, अरे वो इसका मैं कर दूंगा डाउट, है ना, ये नीरज कुमार जो तो सवाल पूछ रहा है इसका डाउट मैं दूर कर दूंगा। मीटियां आने दे, टेंशन मत ले, तुम टॉपिक को आने दिया करो, तब तक रुका करो। और ये डाउट भी तब पैदा हुआ है जब ये 3-4 बार लगातार कर्मचारी चयन बोर्ड ने सवाल पूछा ना, उसके बाद में ये डाउट पैदा हुआ है। तो ये मैं दूर कर दूंगा, टेंशन मत लो, मुझे भी पता ही है। ओके, लेकिन इतनी कॉपी पेस्ट मत किया करो तुम। चलो आगे। ये पशु परिचर के अंदर भी सवाल आया था, सीटी के अंदर भी सवाल आया था, तो बार बार में ऑप्शन चेंज किए गए थे। मैं कर दूंगा इसका डाउट, अभी यहां पर चर्चा नहीं करेंगे उसकी। हाँ, तो क्या बता रहे थे। अब देखो, एक तुम्हारे कमेंट की वजह से कितनी क्लास डिस्टर्ब होती है भाई, क्यों करते हो तुम, रुक जाया करो यार, फिर इतने 10 बार कॉपी पेस्ट करते हो, फिर देखना पड़ता है। हाँ, तो अगर जैसे आप फोटो में देख रहे हो ना, वास्तव में चंबल नदी इतनी शांत नहीं है। अगर आपको रियल में चंबल नदी देखने है ना, तो कुरली धौलपुर की तरफ जाओ। इतना खतरनाक भाव होता है चंबल नदी का कि वो ऊंची नीची आकृतियां बना देती है, और उस आकृति को डांग कहते हैं। सर किस प्रकार से आकृति बना देती है, ये तो आपको एकदम शांत दिख रही है, लेकिन वास्तव में जब चंबल नदी फुल प्रेशर से बहती है ना, तो इस प्रकार से बहती है कि ऊंची ऊंची इस प्रकार की आकृतियां बना देती है मिट्टी की। इस मिट्टी की जो आकृतियां को हम क्या कहते हैं, डांग कहते हैं। चंबल नदी के आसपास ऊंची नीची उत्कात स्थलाकृति क्या कहलाती है, डांग कहलाती है, इसे हम डांग कहते हैं। अगर वास्तव में आपको डांग दिखने, आप जाओ कुरुली के अंदर, आपको चंबल नदी के आसपास में इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिल जाएगी। क्योंकि भाई साहब चंबल नदी बहती है फुल प्रेशर से, और जब नदी अपने प्रेशर से बहती है तो मिट्टी का बढ़िया कटाव करेगी, कभी ऊपर करेगी, कभी नीचे करेगी, कभी ऊपर कभी नीचे, तो इस प्रकार की आकृतियां बन जाती हैं। तो ये आकृतियां क्या कहलाती हैं सर, ये आकृतियां डांग कहलाती हैं। इसलिए करौली को हम क्या कहते हैं, डांग की रानी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डांग भूमि करौली में पाई जाती है। और ये मैंने जिलों के उपनाम में तुम्हें ये बात लिखाई भी है, करौली को हम डांग की रानी कहते हैं। तो मुझे फटाफट तुम कमेंट करके बताओ क्या डांग का राजा किसे कहते हैं। सर्वाधिक डांग भूमि करौली के अंदर है। डांग समझ गए ना सर, डांग क्या होती है। हाँ सर, चंबल नदी बहती है, और सर चंबल नदी फुल प्रेशर में बह है, और जब यानी कि नदी अपने प्रेशर से बहती है तो मिट्टियों को इस प्रकार से काटकर ऊंची नीची यानी कि आकृतियां बना देती है। सर इन आकृतियों को हम क्या कहते हैं, डांग कहते हैं। सबसे ज्यादा हमें ये डांग भूमि करौली में देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा इस प्रकार की जो भूमि है ना, आपको ये सबसे ज्यादा करौली में देखने को मिलेगी। इसलिए करौली को हम डांग की रानी कहते हैं, और डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं। शाबाश, सभी का राइट आंसर है। तो डांग समझ गए ना, हम पढ़ रहे थे कि डांग की रानी करौली को कहते हैं, लेकिन वास्तव में डांग होता है क्या है, वो आप देख लो। अब यानी कि चंबल नदी का प्रवाह बड़ा खतरनाक है, तो ये मिट्टी का कटाव भी करेगी भैया, मिट्टी को काटने का काम भी करेगी, और मिट्टी के कटाव के कारण गहरी गहरी घाटियां बन जाती हैं इस प्रकार से। ये जो घाटियां होती है ना, ये वास्तव में डाकुओं की शरणस्थली है भाई। पुराने समय में आपने जैसे यानी कि फिल्मों में देखा भी होगा, हम चंबल के डाकू हैं क्या, गाने भी आते हैं चंबल के डाकू। वास्तव में चंबल के डाकू बड़े फेमस हुआ करते थे। एक अपने फिल्म भी आई थी पान सिंह तोमर, उस पान सिंह तोमर के अंदर ये बड़ा फेमस डायलॉग था कि कहां से हो, राजस्थान से। राजस्थान में कहां से हो, चंबल से हैं, चंबल के बीहड़ से हैं। अच्छा, डाकू हो। डाकू नहीं है जी, बागी हैं, बागी, डाकू नहीं है क्या। मतलब उस फिल्म में ये कहा गया था कि हम डाकू नहीं, और वास्तव में जो चंबल के डाकू खुद को डाकू नहीं मानते। इतनी गहरी गहरी घाटियां हैं कि अगर इनमें कोई आदमी छुप जाए ना तो आपको दिखेगा नहीं। अगर बाहर का आदमी अगर जाकर ढूंढे ना तो कभी ढूंढ ही नहीं सकता।
करौली धौलपुर में अगर आप जैसे अखबार पढ़ते हो ना, तो ये खबर खूब आती है। लूटपाट करते हैं डाकू और यानी कि इन घाटियों में जाकर छिप जाते हैं। राजस्थान पुलिस यानी कि फिर सर्च ऑपरेशन चलाती है। ये आप देखना, खूब ऐसी खबर है वो चलती रहती है। और चंबल के डाकू बड़े फेमस थे। ये डाकू यहीं पर रहते थे। यही बीड़ भूमि है। ये जो गहरी गहरी घाटियां बड़ी हुई ना, इनमें जाकर लोग छिप जाते थे। जैसे फोटो में आपको हालांकि ये कम दिखाई दे रही, बहुत ऊंची ऊंची घाटियां हैं। या तो अगर वास्तव में देखनी है तो आप कभी ट्रेन से जाना, धौलपुर की तरफ है, धौलपुर है उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की तरफ जाना, जहां से चंबल नदी बहती है। वहां से जाओगे तब आपको ये गहरी गहरी घाटियां रियल में देखने को मिलेंगी कि वास्तव में गहरी घाटियां होती कैसी हैं। तुम्हें ट्रेन से खुद डर लगेगा, अरे यार इतनी खतरनाक घाटियां, और लोग इनमें कैसे रह लेते हैं। तो किसी का सामान लूटते और यहाँ भाग कर यहाँ छिपके अपना जीवन आराम से व्यतीत करते थे, और खुद को कहते बागी। हम डाकू नहीं है, बागी हैं। तो चंबल के डाकू बड़े फेमस थे। तो यही जो जगह है ना, डाकुओं की शरणस्थली है ये, जहां पर डाकू रहा करते थे। तो ये जो गहरी गहरी घाटियां है ना, ये गहरी गहरी घाटियां बन रही हैं, इनके अंदर लोग रहते हैं घाटियों के अंदर। इन घाटियों को ही बीहड़ कहा जाता है। बीहड़ अलग है, बीड़ अलग है, दोनों ध्यान देना। बीड़ हमने पढ़ लिया है। शेखावाटी के अंदर जो हरे घास के जो चारागाह होते हैं ना, जहां पर पशुओं को चराने के लिए जाते हैं, उन्हें हम बीड़ कहते हैं। और बीहड़ इस प्रकार से जो डाकों की शरणस्थली है, तबल नदी के प्रवाह से जो मिट्टी का कटाव हो रहा है, जिसके कारण गहरी गहरी घाटियां बन रही हैं, इसे हम बीहड़ कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, बीड़ अलग है, बीहड़ अलग है। ओके, ठीक है सर। तो चंबल नदी के प्रवाह से मिट्टी का कटाव, एक बात और ध्यान देना, ये चलो मिट्टियों के कटाव में बता दूंगा तुम्हें। यानी कि मिट्टियों का कटाव दो प्रकार से होता है, एक तो वायु से होता है, एक जल के द्वारा होता है। ये चलो उसके अंदर बात आ जाएगी, मिट्टियों के अंदर बात आ जाएगी, तो वहां पर मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो चंबल नदी के प्रवाह से मिट्टी का कटाव होगा, और मिट्टी के कटाव को बोलते हैं अवनाली का अप्रदन। अगर पानी के द्वारा मिट्टी का कटाव तो उसे बोला जाता है अवनाली का अप्रदन। तो चंबल के द्वारा ये सबसे ज्यादा अवनाली का अप्रदन किया जाता है। भाई जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, आप मिट्टी को कैसे हटा सकते हो? या तो सर पानी चला दो, पानी के द्वारा मिट्टी अपने आप हट जाएगी। देखिए इस प्रकार से पानी बहता तो मिट्टियों का कटाव होगा। या फिर इनका तेज हवा चलती है तो मिट्टियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, तो मिट्टी का कटाव हो गया। तो चंबल नदी के प्रवाह से जो मिट्टी का कटाव होगा उसे हम बोलते हैं अवनालिका प्रदन। तो इस अवनालिका प्रदन के कारण गहरी गहरी घाटियां बन जाती हैं। ये जो गहरी गहरी घाटियां बनती है ना, ये गहरी गहरी घाटियां जो डाकुओं की शरणस्थली है, इन्हें क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। पुष्पान सिंह तोमर का बड़ा फेमस डायलॉग है कि बीहड़ में तो बाकी रहते हैं डाकू तो। ठीक है, बड़ा फेमस डायलॉग था ये। तो ये थी गहरी गहरी घाटियां। ये कोटा सवाईमाधोपुर धौलपुर तक फैली है। सर हमें तो ये बीहड़ भूमि देखनी है, कहां पर मिलेगी? जाओ भाई, सवाईमाधोपुर जाओ, कोटा जाओ, धौलपुर जाओ, जहां चंबल नदी बह रही है, फुल प्रेशर से बह रही है ना, वहां पर जाओ आप। तो कोटा सवाईमाधोपुर धौलपुर में आपको इस प्रकार की बीहड़ भूमि देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगर वास्तव में देखना चाहो ना, जैसे मैंने फोटो लगा रखी, अगर आपको रियल में देखना है सर कितनी यानी कि बीहड़ भूमि है, इतनी दिखाई दे रही है फोटो में, बहुत ज्यादा है, आप वास्तव में डर जाओगे, इतनी भयंकर बीहड़ भूमि है। तो ये आपको कोटा सवाईमाधोपुर धौलपुर में देखने को मिलेगी। और ढंग से जाना, तो लूटपाट ना कर ले, क्योंकि चंबल के डाकू बड़े फेमस होते हैं। ओके, तो चंबल बेसिन के अंदर अपने को इतनी बातें पढ़नी है। अगला जो अपना बेसिन है उसका नाम है छप्पन बेसिन या माही बेसिन। मतलब माही नदी जहां से बहती है ना, उसके द्वारा कोई ना कोई मैदान बनाया जाएगा, उसको हमने नाम दे दिया माही बेसिन। माही नदी का प्रवाह क्षेत्र कहां का है सर? माही नदी बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिलों में बहती है। तो वहां का जो मैदान बनेगा उसको हमने नाम दे दिया माही बेसिन। ये माही नदी के अंदर पढ़ेंगे हम। तो माही नदी के प्रवाह क्षेत्र से जो मैदान बना है उसको हमने क्या नाम दिया है? माही बेसिन या छप्पन बेसिन। सर छप्पन बेसिन क्यों कहते हैं, अभी अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे अगली स्लाइड में, अभी एक बार इसको छोड़ दो। तो माही नदी का प्रवाह क्षेत्र जिसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिले आते हैं। माही नदी खादूगा बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, इसके बाद में प्रतापगढ़ और फिर डूंगरपुर, यहां पर बहती हुई सीधी की सीधी वापस खंबात की खाड़ी में चली जाती है। तो जहां पर माही नदी बहेगी उसके द्वारा कोई ना कोई मैदान बनाया जाएगा, और उस मैदान को हमने नाम दिया माही बेसिन या छप्पन बेसिन। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल था, प्रतापगढ़ का पुराना नाम कांठल मिलता है। तो प्रतापगढ़ में जहां पर माही नदी बहती है उसे हम क्या कहते हैं? कांठल का मैदान कहते हैं। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा,
कांठल का मैदान कहां पर है? प्रतापगढ़ में। इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं देना। प्रतापगढ़ में जहां पर माई नदी बह रही है ना, उसे हम क्या कहते हैं? कांठल का मैदान कहते हैं। बस इतना ही ध्यान देना। सर कांठल का मैदान क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रतापगढ़ का पुराना नाम था कांठल। कोई यानी कि जैसे मान लो का कोई पुराना आदमी होता और वो पूछता कहां गए थे, आज तो कांठल के मैदान में गया था। कांठल का मैदान, वो प्रतापगढ़ नहीं बोलता, आज तो मैं कांठल के मैदान की तरफ गया था। मतलब कांठल प्रतापगढ़ का पुराना नाम है, और कांठल में जहां से माई नदी बह रही है उसको नाम दे दिया कांठल का मैदान। ठीक है, ओके सर, ये कांठल का मैदान समझ गए। आगे चलो भी। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में 56 गांव नदी नालों का समूह है। इसे हम क्या कहते हैं? 56 का मैदान कहते हैं। अगर आप फोटो देखोगे ना, तो यहां पर अपने बांसवाड़ा है, यहां पर प्रतापगढ़ है। तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में 56 नदी नालों का समूह है। अगर आप जैसे मान लो ये है, तो इधर मान लो का बांसवाड़ा है, इसके आगे प्रतापगढ़ है, और इस बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच में गांव है खूब सारे, नदियां हैं, नाले हैं। सर कितने हैं टोटल? 56 है भाई टोटल, यानी कि नदी नाले और गांव 56 हैं। इसलिए हमने इस मैदान को क्या नाम दिया? 56 का मैदान है नाम दिया है। इसलिए माई बेसिन को 56 का बेसिन भी कहते हैं। रख लोगे ध्यान में। 56 का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच में है। 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में है। 56 का पर्वत उदयपुर में। तीनों चीजें अलग अलग है, थोड़ा सा ध्यान रखना। हालांकि 56 की पहाड़ियां मैंने पढ़ा दी है, 56 का मैदान मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, तो 56 का मैदान अलग है, 56 की पहाड़ियां अलग हैं। पहाड़ियां तो वैसे ही पढ़ लोगे, हाँ सर पहाड़ियां तो आपने पढ़ा भी दी है। पहाड़ी अलग होता है, मैदान अलग होता है। मैदान नदियों के द्वारा बनाया जाता है। तो यहां माही नदी बह रही है, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में 56 गांव नदी नालों का समूह है। टोटल यानी कि 56 है, इसलिए हमने इसको नाम किया दिया 56 का मैदान नाम दिया है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है, वो वागड़ के नाम से जाना जाता है, मेवल के नाम से जाना जाता है, या फिर व्याघ्र घाट वाट के नाम से जाना जाता है। अभी तो हमने बात की है बांसवाड़ा से प्रतापगढ़। ये बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के बीच में जो मैदान है उसका तो नाम दे दिया 56 का मैदान। अब हम बात करते हैं बांसवाड़ा से डूंगरपुर, इसके बीच में जो क्षेत्र है उसको हम वागड़ कहते हैं। ये हमने प्राचीन जिलों के नाम में भी पढ़ा है। वागड़ जब भी नाम आ जाए ना, वागड़ का मतलब है कि वागड़ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिले आते हैं। वागड़ अलग है, बांगड़ अलग है भाई। जैसे बांगर भी कहते हैं, बांगड़ भी कहते हैं, तो ये कंफ्यूज मत होना। ये वागड़ है, ये बांगर क्षेत्र है। शेखावाटी वाला जो क्षेत्र है ना, उसे तो हम कहते हैं बांगर। मतलब बांगर ऊपर आएगा, वागड़ नीचे आएगा। कंफ्यूज मत होना कि वागड़ और बांगड़ में कंफ्यूज हो जाओगे। आगे साहित्य में जब तुम बोलियां पढ़ोगे तो बोली भी दोनों अलग अलग होती हैं। एक तो वागड़ी होगी, वागड़ी बोली भी होती है। वागड़ी बोली कहां पर बोली जाती है? सर डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ के नाम से जाना जाता है, और एक बागड़ी बोली भी आएगी। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अलग अलग है। वागड़ अलग है, बांगरवाड़ा क्षेत्र अलग है। बांगरवाड़ा के बारे में मैंने पढ़ लिया। वागड़ में डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलाएंगे। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो प्राचीन समय में वागड़ के नाम से जाना जाता है। मेवल के बारे में हमने पढ़ लिया। डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर जो पहाड़ियां है ना, उनको मेवल के नाम से जानते हैं। ये बात भी मैंने तुम्हें बता दी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में जो पहाड़ियां हैं उनको हम मेवल के नाम से जानते हैं। और व्याघ्र का मतलब होता है शेर। मतलब ये जो इलाका था वो जंगली इलाका था। प्राचीन समय में यहाँ पर शेर घूमते रहते थे। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है, थोड़ा सा जंगली इलाका है, थोड़ी सी आपको पहाड़ियां भी देखने को मिल जाएंगी। इसलिए इस क्षेत्र को व्याघ्र वाट के नाम से भी जाना जाता है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ के नाम से जाना जाता है, प्राचीन नाम है वागड़। मेवल, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य जो पहाड़ियां उनको हम मेवल के नाम से जानते हैं। ये बात हमने पहले पढ़ ली है। और व्याघ्र वाट के नाम से भी इस क्षेत्र को जाना जाता है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं बनास बेसिन। बनास और उसकी सहायक नदियों के द्वारा कोई ना कोई मैदान बनाया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? बनास बेसिन कहेंगे। बस नॉर्मल सी बात है। ठीक है सर। बनास नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा कोई ना कोई मैदान बनाया जाएगा, और वह मैदान क्या कहलाएगा? बनास बेसिन कहलाएगा। यह आपको राजस्थान के मैप में बनास बेसिन देखने को मिल जाएगा। मतलब इतना बनास बेसिन है भाई। ये बनास और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो बनास और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? बनास बेसिन कहलाता है।
सर बनास बेसिन का ढाल कहां पर है, ये बात मुझे बताने की कहां जरूरत है। जब हम नदियां पढ़ेंगे ना तो आप देखोगे सर बनास नदी तो पूर्व दिशा में जाती है, तो इसका ढाल पूर्व दिशा में होगा। भाई नदी हमेशा ढलान की तरफ जाती है, पानी हमेशा ढलान की तरफ जाएगा, तो बनास नदी ऐसे जाएगी मतलब सर पूर्व दिशा में जा रही है, तो इसका ढलान किधर है, पूर्व दिशा की ओर है। नदी बह रही है बनास, तो बनास नदी के साथ में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए सबसे बढ़िया होती है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बनास नदी, नदियां जहां से बहती हैं वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फिर भी एक स्पेशल बात आपको याद रखनी है, बनास नदी में स्पेशल जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भाई बनास नदी की जलोढ़ मिट्टी बड़ी फेमस है, तो यहां पर बनास बेसिन में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए सबसे बढ़िया है। कृषि के लिए बढ़िया है, तो खादान का कटोरा कह दिया हमने इस क्षेत्र को। अभी हमने पढ़ा कि बनास बेसिन का ढाल पूर्व दिशा की ओर है। सर कितना ढलान है, कितनी ऊंचाई है इसे बनास बेसिन की, इसकी औसत ऊंचाई है 280 से 500 मीटर। ये भी आपको ध्यान रखने, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ओके, ठीक है भाई। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयुक्त है, कृषि के लिए बढ़िया है। ठीक है, औसत ऊंचाई कितनी है, 280 से 500 मीटर है। एक बात आगे मैंने लिखी है, पिंड मार्ट का मैदान। अगर ये बात आपके किताब में नहीं लिखी हुई तो आप इसको ऐड कर लेना। पिंड मार्ट का मैदान थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं लिखी हुई है तो आप इस बात को लिखोगे भाई। तो ये पिंड मार्ट का मैदान है क्या, वास्तव में पिंड मार्ट का मैदान अमेरिका के अंदर है। अगर सही रूप से देखें ना तो सही रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। सर किस प्रकार का मैदान है, अमेरिका के अंदर ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, और इन पहाड़ियों के बीच में एक मैदान है, भूमि वाला क्षेत्र है। पहाड़ियों के बीच में भूमि वाला क्षेत्र है, इसको नाम दिया गया पिंड मार्ट का मैदान। और सेम इसी प्रकार से मैदान हमारे देवगढ़ के पास में भी है। देवगढ़ कहां पर सर, राजसमंद में। तो देवगढ़ राजसमंद के समीप जो पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी उसमें उसी प्रकार का मैदान बन रहा है जैसा मैदान पिंड मार्ट का मैदान है, जो अमेरिका के अंदर है। पहाड़ियों के बीच में मैदान बन रहा है, तो इसे पिंड मार्ट का मैदान कहा गया है। राजस्थान में कहां पर सर, ये राजस्थान में देवगढ़ के अंदर है। देवगढ़ कहां पर, राजसमंद में। तो देवगढ़ राजसमंद के समीप जो पहाड़ियां हैं ना उन्हें क्या कहा जाता है, पिंड मार्ट का मैदान कहा जाता है। और ये पिंड मार्ट का मैदान बनास बेसिन में आती है, आपको ध्यान रखना है। रख लोगे ध्यान में, लाइन ऐड कर लेना। ठीक है, चलूं आगे, चलूं आगे। यहां तक अगर इसको कुछ पूछना तो आराम से पूछ सकता है। पिंड मार्ट का मैदान समझ में आ गया, हाँ सर देवगढ़ राजसमंद में है, वहां पर सर इस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्र है, हमने उसको पिंड मार्ट का मैदान कहा है, क्योंकि हमने इसकी तुलना अमेरिका के मैदान से कर दी भाई। ठीक है, तुलना करने में तो माहिर है। अरे मैं दे दूंगा, अरे विष्णु जाट बेहती है, रुक जा भाई तू, बनास निधि में उदयपुर में भी बा दूंगा। ओके, इस क्षेत्र को एम हेरान ने तरते पिन्नी प्लेन भी नाम दिया है। ठीक है, ओके। इससे पहले एक बात हो रहा है कि बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग मालपुरा करौली के नाम से जाना जाता है। ये बात हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे याद नहीं है, आपके पास में ब्रह्मास्त्र किताब है, ये फोटो भी होगी बनास बेसिन की। मतलब बनास और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो मैदान बनाया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, बनास बेसिन कहते हैं। ये बनास बेसिन है, बनास और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है। ठीक है सर, अब क्या कह रहा है कि बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग है। सर इसका उत्तर ये रहा, इसका सर पूर्व ये रहा। सर उत्तर पूर्वी भाग है वो मालपुरा करौली के नाम से जाना जाता है। मुझे ये बताओ कि जो उत्तर पूर्वी भाग है इसमें कौन कौन से जिले आ सकते हैं, थोड़ा सा मैप देखकर बताओ। सर मालपुरा मतलब टोंक वाला जाएगा, और सर करौली और करौली के पास में सवाई माधोपुर है, ये जिले आ सकते हैं। तो इस उत्तर पूर्वी भाग को हमने मालपुरा करौली नाम दे दिया। बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग है मालपुरा और करौली के बीच में फैला हुआ है। मालपुरा कहां पर है सर, टोंक में है, तो यह टोंक सवाई माधोपुर और करौली में फैला हुआ है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग किस नाम से जाना जाता है, मालपुरा करौली, और इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। बनास बेसिन सामने है, उत्तर यहां पर है, पूर्व यहां पर है। सर यहां पर कौन से जिले आएंगे, सर ये लगभग यानी कि वही टोंक वाला क्षेत्र है, ये सवाई माधोपुर करौली वाला क्षेत्र है, सेम वही है, देख लो। तो इसको हमने नाम दे दिया, क्या नाम दिया, मालपुरा करौली, और इसमें हमने टोंक सवाई माधोपुर और करौली को शामिल कर लिया।
और इस क्षेत्र को एम हेरान ने तृतीय पेनिप्लेन नाम दे दिया भाई। ठीक है, इसी क्षेत्र को एम हेरान ने क्या कहा है, तृतीय पेनिप्लेन एक नाम दिया है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। जहाजपुर कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर है। तो जहाजपुर का क्षेत्र खिराड़ के नाम से जाना जाता है और मालपुरा टोंक वाला क्षेत्र माल खिराड़ के नाम से जाना जाता है। इस बनास बेसिन में जो जहाजपुर भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है वो खिराड़ के नाम से जाना जाता है। कंफ्यूज मत होना, खिराड़ अलग है, माल खिराड़ अलग है। कैसे याद करोगे सर, मालपुरा मतलब माल माल मिला दो भाई, मालपुरा क्षेत्र है माल खिराड़ है, मालपुरा टोंक वाला क्षेत्र माल खिराड़ कहलाता है, जहाजपुर भीलवाड़ा वाला क्षेत्र खिराड़ कहलाता है। मालपुरा कहता है कि मेरे पास में माल अभी, इसलिए मेरा क्षेत्र माल खिराड़ कहलाएगा और ये क्षेत्र केवल खिराड़ कहलाएगा। तो कैसे भी तुम्हें याद करना है, जहाजपुर भीलवाड़ा का क्षेत्र खिराड़ और मालपुरा टोंक का क्षेत्र माल खिराड़ कहलाता है। ओके सर, ठीक है। बाणगंगा नदी के भाव क्षेत्र का मैदान है, अच्छा बाणगंगा बेसिन, बस ये लास्ट बचा है। जहां से बाणगंगा नदी बहती है उसके द्वारा कोई ना कोई मैदान बनाया जाएगा, वो क्या बाणगंगा बेसिन है, बस वही लिख रखा है। तो बाणगंगा नदी के भाव क्षेत्र का जो मैदान है वही बाणगंगा बेसिन है। कहाँ कहाँ है सर, जयपुर है, दौसा है, डीग, भरतपुर है, इन जिलों में ये बाणगंगा बेसिन है। ये आपके सामने फोटो भी देखने को मिल जाएगी। बाणगंगा बेसिन कहां पर है भाई, जयपुर, दौसा, डीग, भरतपुर। यहाँ से बाण नदी, अपने बाणगंगा नदी बहती है, जयपुर, जयपुर से दौसा, दौसा से डीग, भरतपुर, बस इतना ही अपने को ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश कंप्लीट हो जाता है और अगली क्लास में अपना छोटा सा हाड़ौती का पठार है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम इस भौतिक विभाजन से जितने भी सवाल पूछे गए सारे के सारे सवाल लेकर आएंगे, ताकि तुम्हें पता चलेगा कि वास्तव में किस प्रकार के एग्जाम में सवाल आते हैं। पढ़ा तो दिया मैंने, पता कैसे चलेगा, एग्जाम में भी क्वेश्चन देखेंगे भाई, तभी तो पता चलेगा क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं, तभी तो पता चलेगा ना। हाँ, लैब स्टैंड का भाई टाइम ही नहीं मिलता सही बताऊं तो। अब आगे ही मैंने दो बात सुनाई, जब इतना ही टाइम मिलता है। ठीक है, तो इसी के साथ में हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, पूर्वी मैदानी प्रदेश कंप्लीट कर लिया है। पूर्वी मैदानी प्रदेश ज्यादा बड़ा था नहीं, और फिर अपन अगली क्लास में हाड़ौती का पठार है वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ओके भाई। नदियों के द्वारा मैदान बनाए गए हैं, इनको हमने नाम दिया, अलग अलग चार भागों में हमने बांटा था। चंबल है, बनास है, बाणगंगा है, माई है। चारों नदियों के बारे में विस्तार से हम जब अपवाह प्रणाली पढ़ेंगे, नदियों के बारे में पढ़ेंगे, तब आराम से समझा दूंगा। बाकी अभी यहाँ पर नॉर्मल से प्रारंभिक बातें थी, और जो बातें लिखनी है ऐड करनी वो सारी की सारी मैंने तुम्हें बताई दी है। चलो भाई, ठीक है फिर, ओके। तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।